हेलो एवरीवन। बेटा, हमने पिछले 2 लेक्चर में देखा कि मोल कैसे निकालना है जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया हो ग्राम में, और मोल कैसे निकालना है जब नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हों। आज हम तीसरा और लास्ट मेथड पढ़ेंगे कि मोल के बारे में कैसे अप्रोच किया जाए अगर वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी दिया हुआ हो। ये सारे आर्टिकल में काफी इंपॉर्टेंट है और मैं काफी डिटेल में आपको इसको समझाता हूं। आप इसे काफी अच्छे से देखें और जानें। बेटा, अगर वॉल्यूम एट एसटीपी दिया हो या वॉल्यूम एट एनटीपी दिया हो, उस वक्त मोल पे कैसे अप्रोच किया जाता है, आज हमारा यही डिस्कशन रहेगा। यानी कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मेथड नंबर 3 फॉर व्हाट, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोल। बेटा, मेथड नंबर 3 बोलता है कि अगर एसटीपी पे या एनटीपी पे दुनिया के किसी भी गैस के 1 मोल के द्वारा जो कवर किया गया वॉल्यूम होगा वो हमेशा 22.4 लीटर होता है। ये बात सही है, बट ये बात पूर्णतः सही नहीं है। कैसे, मैं ये आपको बता देता हूं और एक एक चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एसटीपी पे तो ऑक्युपाइड वॉल्यूम इतना ही होता है, लेकिन एनटीपी पे इससे जरा सा अलग होता है। अब जरा सा अलग है तो बार बार हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए लगभग इतना मान लिया जाता है। अब जरा ध्यान से देखो। सबसे पहली बात मैंने बोली है कि एसटीपी या एनटीपी पे किसी भी गैस के 1 मोल के द्वारा जो ऑक्युपाइड वॉल्यूम होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। इस पे सबसे पहले बच्चा जब सुनेगा तो उसके मन में पहला सवाल आएगा कि सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसटीपी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनटीपी। डिस्कस इट इन डिटेल। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक एक चीज को डिटेल में देखिए, मैं काफी आपको सारी चीजें प्रूफ के साथ बताऊंगा। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर एसटीपी का मतलब है तो अगला क्वेश्चन बच्चे के मन में आएगा कि सर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है और सर स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है। तो ये दोनों बातें मैं आपको बताता हूं। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो कंसीडर किया जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड which is equals to 273.15 Kelvin, but during the calculation we round off this value and always consider approx 273. And if we are talking about standard pressure, it is nothing but 1 atm. और यहां आ जाइए, अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर को कंसीडर किया जाता है। साइंस में इसको लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड को जब आप केल्विन में लिखेंगे इट इज नथिंग बट 298 केल्विन। और जो नॉर्मल प्रेशर है वो कुछ और नहीं 1 atm के बराबर ही होता है। यानी कि स्टैंडर्ड प्रेशर और नॉर्मल प्रेशर दे आर सेम एंड दे आर अराउंड इक्वल्स टू 1 atm। अब इसमें एक कन्वर्जन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जरा देखिएगा सबसे पहले, और इसे याद भी रखिएगा। ये जो 0.98 atm होता है, जिसको हम कैलकुलेशन के दौरान लगभग 1 atm कंसीडर करेंगे, ये बराबर होता है 1 बार के, और ये बराबर होता है 10 raised to the power 5 पास्कल के, और ये बराबर होता है 10 raised to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, और ये बराबर होता है 760 mmHg के, और ये बराबर होता है 760 टॉर्क के, या ये बराबर होता है 14.56 psi के। ये कुछ प्रेशर के यूनिट हैं,
जो आपको केमिस्ट्री में ही नहीं इवन पूरी साइंस पे इनका यूज है। फिजिक्स भी जब आप पढ़ेंगे तो ये कन्वर्जन की यूनिट्स आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं तो कई जगहों पे क्वेश्चन सिर्फ इस वजह से गलत हो जाता है, हमको ये कन्वर्जन मालूम नहीं रहता है। अब रही बात जो मैंने स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को जैसे ही मैं प्रूफ कर दूंगा तो वहीं से मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी और आपकी जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी। स्टेटमेंट था कि एसटीपी या एनटीपी पे किसी भी आइडियल गैस के द्वारा जिसका 1 मोल हो, वॉल्यूम जो ऑक्युपाइड होता है वो 22.4 लीटर होता है। ये मैं आपको प्रूफ कर देता हूं। सपोज मैं बात करता हूं आइडियल गैस इक्वेशन की, जिससे आप सारे लोग बखूबी परिचित हैं, PV = nRT। आप तो लिखते कि मेरे मन में कुछ और बातें आ गई। इसकी 3 होती तो कई सारी वैल्यूज हैं, लगभग 8, लेकिन 3 हमारे काम की है। 3 वैल्यू में सबसे पहले 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये इसको लेकर के कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता है, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं 25/3 से। दूसरी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। इसको भी लेकर के कैलकुलेशन टफ होगा, वहां पे 1/12 रिप्लेस कर देना तो बहुत इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा। ये हो जाता है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये 3 वैल्यूज आर की हमको मालूम होनी चाहिए और हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि कब कौन सी वैल्यू यूज करनी है। अब अगर PV = nRT की बात हम करें एट STP पे, तो जरा देखिए स्टैंडर्ड प्रेशर, सपोज वी आर कंसीडरिंग 1 atm और हमको वॉल्यूम पता करना है, मोल कितना है 1, और अगर प्रेशर एटीएम में है तो बताओ आर की कौन सी वैल्यू लोगे जिसमें एटीएम आ रहा होगा, एंड द सेकेंड वैल्यू कंटेन्स एटीएम। So here we will put 1/12 at the place of R, which is also known as universal gas constant। और टेम्परेचर जब आप यहां पे रिप्लेस करेंगे तो 273 केल्विन आ जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 12 2 जा 24, 3 रिमेनिंग बचेगा, और अगेन 12 2 जा 22.4 के अप्रॉक्स आ जाएगा। यानी कि जो वॉल्यूम आया वो 22.4 लीटर आया। ये बात मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। कैसे प्रूफ करके दिखा दिया कि एसटीपी पे मैंने 1 मोल गैस का लिया तो उसका जो वॉल्यूम आया वो कितना आया 22.4 लीटर। अब हर बुद्धिमान बच्चा समझ सकता है कि इतना ही वॉल्यूम एनटीपी पर नहीं आएगा। इसको जरा जोर देकर के समझिएगा, क्योंकि जब एनटीपी पे निकालोगे तो टेम्परेचर इज नॉट 273, इट इज नाउ 298। बट साइंस में इसको बोला गया है कि कंसीडर कर सकते हो लगभग 22.4। एक्चुअल जब देखोगे, एक्चुअल कोई गैस आइडियल गैस होती भी नहीं अगर रियलिटी बात कर लिया जाए, तो एक्चुअल में जब देखोगे तो एनटीपी पर 1 मोल गैस के द्वारा घेरा गया वॉल्यूम 22.4 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट वी कैन एज्यूम एंड वी कैन कंसीडर। ठीक है, इतनी बातें हो गई, यानी मैंने स्टेटमेंट प्रूफ कर दिया और जो भी जानकारी की चीजें थी वो आप तक पहुंचा दिया। एक बार फिर से सम अप कर देता हूं। मेथड नंबर 3 है मोल निकालने का। वो कब निकाला जाता है? when वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन एट एसटीपी और एनटीपी। ठीक, उसके बाद मैंने स्टेटमेंट दिया कि एसटीपी या एनटीपी पे दुनिया के किसी भी गैस के 1 मोल के द्वारा जो ऑक्युपाइड वॉल्यूम होता है दैट इज नथिंग बट 22.4 लीटर। तो बच्चा मुझसे इसका प्रूफ भी पूछ सकता है, और बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे कर सकता है। पहला क्वेश्चन कर सकता है कि सर व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड प्रेशर। इमीडिएट हमने डिफाइन किया कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन को बोलते हैं, और इमीडिएट मैंने डिफाइन किया कि स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm को बोलते हैं। तुरंत मैंने एक बहुत बेहतरीन सा कन्वर्जन दिया जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और तुरंत मैंने एनटीपी को भी आपको बताया। उसके बाद मैंने यहां प्रूफ किया कि एसटीपी पर 1 मोल के द्वारा जो ऑक्युपाइड वॉल्यूम होगा दैट इज नथिंग बट 22.4 लीटर, और मैंने साथ साथ आपको बताया कि एनटीपी पर ऑक्युपाइड वॉल्यूम थोड़ा सा उससे ज्यादा होगा, लेकिन हम उसको कंसीडर कर सकते हैं लगभग कितना 22.4 लीटर। ठीक है, अब यहां से थियोरेटिकल बातें खत्म हो जाती हैं और क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू होता है। मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसी यूनिट है बेटा जिसका ना कोई शुरुआत है और जिसका ना कोई अंत है। कितना भी प्रैक्टिस कर डालो वो आपके लिए कम ही रहेगा।
इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमको फोकस करना है टू द पॉइंट बातों पे। एक बार बातें जान लेनी है, उसके बाद उस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेंड करने का प्रयास हमको करना है। ये एसटीपी एनटीपी के बारे में कई बुक में कई बातें दी गई हैं, लेकिन आप ज्यादा उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। जो बताया गया वही पर्याप्त है और उसी के दम पे आप चीजों को इजिली कर ले जाएंगे। अब बेटा आगे अगर मैं चलूंगा मैं, तो आपको कई सारी चीजें पता लगती चलेंगी। जैसे मैं क्वेश्चन उठाता हूं और क्वेश्चन उठाने से ही आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि एक कंटेनर है जिसमें इसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है और इसमें हाइड्रोजन और इसमें हीलियम और इसमें ऑक्सीजन और इसमें ओजोन भरे गए हैं 1-1 लीटर। अगर इन सबका इक्वल वॉल्यूम डाला गया है, यानी कि हाइड्रोजन का भी 1 लीटर, या इसको मैं बोल दूं कंटेनर का वॉल्यूम कुछ नहीं बोलता, मैं बोलता हूं कि एक कंटेनर है जिसमें सारी गैसेस का 1-1 लीटर वॉल्यूम डाला गया है। चलो इसका भी 1 लीटर है, इसका भी 1 लीटर है और इसका भी 1 लीटर है। पूछता है देन everything is at STP, then what is the ratio of the atom of these gases? Means atomic ratio निकालना है हमको गैसेस का। देखिए जरा एटॉमिक रेशियो कैसे निकलेगा। अब हमको सारी गैसेस का वॉल्यूम मालूम है तो मोल भी पता लग जाएगा। अगर मैं लिखूं कि मोल ऑफ हाइड्रोजन तो 1/22.4 लीटर हो जाएगा। यूनिटरी लॉ से आया कैसे कि भाई हमने देखा था कि 1 मोल अगर होगा तो उसके द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर होगा। तो 1 लीटर के द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम 1/22.4 लीटर हो जाएगा। तो x लीटर के द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम x/22.4 लीटर हो जाएगा। यानी कि जो वॉल्यूम दिया है उसको जब हम किससे डिवाइड कर देंगे 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो जो भी कुछ हमें आएगा वो कुछ और नहीं होगा, वो क्या होगा मोल होगा। जैसे मेथड नंबर 1 में हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम को मोलर मास से डिवाइड किया, जैसे मेथड नंबर 2 में हमने नंबर ऑफ पार्टिकल को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया, वैसे ही मेथड नंबर 3 में हम वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड करेंगे। इसको रटना नहीं है, इसको कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है। तो ये हमको हाइड्रोजन का मिल गया। इसी तरह से हमें मोल किसका मिल जाएगा हीलियम का मिल जाएगा 1/22.4। इसी तरह से हमें मोल किसका मिल जाएगा ऑक्सीजन का मिल जाएगा 1/22.4। इसी तरह से मोल हमें किसका मिल जाएगा ओजोन का मिल जाएगा 1/22.4। अब ये सबके मोल मिल गए हैं। मोल में जब हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पार्ट क्या मिल जाएगा इनके मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। यानी अगर मैंने Na कर दिया तो दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, यहां भी Na कर दिया दीज आर द नंबर ऑफ एटम ऑफ हीलियम, क्योंकि ये तो अकेला एटम ही है। यहां Na कर दिया तो दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यहां Na कर दिया दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। अब हमको एटॉमिक रेशियो चाहिए, मॉलिक्यूलर रेशियो नहीं चाहिए। क्या चाहिए एटॉमिक रेशियो चाहिए। तो इतने मोल हाइड्रोजन में कितने मोल एटम इनटू 2, इतने मोल हीलियम में कितने मोल हीलियम एटम इनटू 1, क्योंकि हर एक हीलियम में एक ही एटम है। इतने मोल O2 में कितने मोल ऑक्सीजन इनटू 2, इतने मोल O3 में कितने मोल O इनटू 3। इन सब का रेशियो ले दीजिए। जब आप रेशियो ले देंगे तो 1/22.4 इंटू Na इंटू 2 is to 1/22.4 into Na into 1 is to 1/22.4 into Na into 2 is to 1/22.4 into Na into 3 हो जाएगा। अब जो भी कुछ कॉमन है नॉर्मल मैथमेटिक्स बोलता है उसको हम कट करते जाएंगे और कट करते जाएंगे। फाइनली वी हैव 2:1 2:3। दिस इज द एटॉमिक रेशियो। सपोज क्वेश्चन में क्या था एटॉमिक रेशियो नहीं बताओ, नहीं तब तो नहीं बन पाएगा। मान लो हीलियम हटा दे तब बन सकता है। इसी क्वेश्चन में मान लो मैंने हीलियम को रिप्लेस कर दिया और एक दूसरा पार्ट बनाया और कहता मैं बोला कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो बताओ सबके वॉल्यूम सेम है तो सबके मोल सेम होंगे, सबके मोल सेम होंगे तो सबके मॉलिक्यूल सेम होंगे, क्योंकि सेम मोल में मॉलिक्यूल क्या होगा सेम। तो जो रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा
रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल जो हो जाएगा 1:1:1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। भाई पूरा प्रोसीजर से ऐसे कर लेना, यानी कि मॉलिक्यूल निकालोगे इतनी ही वैल्यू तो आएगी ना, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, दे ऑल आर सेम एंड ड्यूरिंग द रेशियो दे विल बी कटेड विद ईच अदर एंड फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 1:1:1। आगे एक और न्यूमेरिकल आपसे पूछता, मान लीजिए कि आपसे कहता है कि एक गैसियस सिलेंडर है जिसमें इक्विमोलर मिक्सचर भरा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, आपसे कहता है कि सपोज यू हैव अ गैसियस सिलेंडर इन विच इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड इथेन इज फिल्ड। ध्यान से सुने, एक गैस सिलेंडर है जिसमें इक्विमोलर मिक्सचर भरा हुआ है, किसका? मीथेन का और इथेन का। अब कहता है साइंटिस्ट क्वेश्चन में कि मान लीजिए कि इसका जो वॉल्यूम है वो 2.24 लीटर है, किसका? इन मिक्सचर्स का। कहां पे? सिलेंडर में। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, सपोज वी हैव अ सिलेंडर इन विच इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर यानी मोल्स आपस में क्या है? इक्वल है। In which equimolar mixture of methane and ethane are filled, which volume is around 2.24 liter. Then calculate the mole of methane and mole of ethane. ऐसा क्वेश्चन आपसे सपोज पूछता है, तो देखो क्या करना है बेटा। अगर हम मोल ऑफ मिक्सचर पता करेंगे तो मोल ऑफ मिक्सचर पता करेंगे तो ये हमें वॉल्यूम मालूम है, वॉल्यूम मालूम है तो कंडीशन ना भी दिया हो तो जान लेना कि वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का ही कंडीशन होगा। मोल ऑफ मिक्सचर निकालना है तो हम जानते हैं कि अगर हम दिए गए वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो मोल मिल जाएगा, और यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है कि मोल इज नथिंग बट 0.1। अब आगे कोई झोल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है कि दे आर इक्विमोलर। भाई 100 रुपए हैं, आपको दो भाई हैं, बराबर बराबर बांटना है तो 50-50 रुपए बढ़ जाएगा। अब मिक्सचर इक्विमोलर था तो मिक्सचर अगर इक्विमोलर था तो 0.1/2 मोल कौन हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा, और 0.1/2 मोल कौन हो जाएगा? इथेन हो जाएगा। वेरी सिंपल। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है जो कि मेनली डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स है, काफी प्रचलित है, काफी बार पूछा गया है, तो हम उसको भी एक बार जरा देख लेते हैं। अब बेटा एक तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लीजिए कि कहेगा आपसे कि कैल्शियम का कार्बोनेट है जो डिकम्पोज होता है हाई टेम्परेचर पे, और कैल्शियम का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। अब ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है, और ये गैस होता है। क्वेश्चन में कहता है कि बताओ कि 10 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का कितना ग्राम चाहिए, कितना ग्राम रिक्वायर्ड होगा। क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि सपोज डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज टेक्स प्लेस, देन what is the amount of calcium carbonate needed in gram if we want to produce 10 liter of carbon dioxide। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। हम अगर यहां देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। अब जरा बताओ कि इसका 10 लीटर बोल रहा है, तो 10 लीटर का मतलब कितने मोल हो गया? 10/22.4 मोल हो गया। हम मोल कैलकुलेशन यानी हम इक्विवेलेंसी से, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं स्टोइशियोमेट्री से जानते हैं कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, देख लो इसके भी सामने 1 लिखा है, इसके भी सामने 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताओ 10/22.4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए 10/22.4 मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। अब हमको मोल नहीं मास चाहिए था, तो हम पहला मेथड पढ़े हैं, हम जानते हैं कि मोल इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास।
अब बताइए मोल कितना आ गया, मोल आ गया 10/22.4। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज नीडेड इन ग्राम एंड मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज नथिंग बट 100 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 22.4 ग्राम हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास आंसर। इसी क्वेश्चन को अगर और टिपिकल करना चाहेगा तो आपको 10 लीटर के बजाय आपको लिख देगा 10 डेसीमीटर क्यूब। अब आप यूनिट्स में फंस जाएंगे। हम अपने शुरुआती दिनों में मेहनत नहीं किए होते हैं, इसलिए हम यूनिट्स में फंसते हैं, और जब यूनिट में फंसेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। तो आइए मैं आपको कुछ बेसिक यूनिट कन्वर्जन भी बता देता हूं, जिससे एटलीस्ट यूनिट्स की प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा ना क्रिएट हो। आप जरा देखिएगा, अगर पूछ लेगा कि 10 लीटर के बजाय 10 डेसीमीटर क्यूब बनाना है, तब तो अकल गायब हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए हम तैयार हो लेते हैं। सबसे पहले हर एवरेज बच्चा जानता है कि जो 1 लीटर होता है उसमें 1000 ml होता है, और 1 ml में 1 सेंटीमीटर का क्यूब प्रेजेंट रहता है। यानी कि यहीं से अगर मैं बोलूं कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां से ये बात क्लियर हो जाएगी। अब जरा देखिएगा आप ध्यान से, हम एक बात और जान लीजिए कि 1 डेसीमीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। फिर से सुन लीजिए, 1 डेसीमीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर कहे तो इट इज नथिंग बट 1/10 डेसीमीटर होता है। अब अगर मैं यहां से पुट उठाऊं तो मैं लिख सकता हूं कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 इंटू 1 सेंटीमीटर का क्यूब लिख सकता हूं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1000 इंटू 1/10। 1 सेंटीमीटर जगह क्या लिख सकता हूं, 1/10 डेसीमीटर का क्यूब। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 1000 एंड इट इज ट्रिपल, देन इट इज 1/1000 एंड इट इज डेसीमीटर क्यूब। 1000 से 1000 कट जाएगा तो पता लगा कि 1 लीटर जो बराबर होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको उलझाने के लिए कन्वर्जन इस तरह से दे देगा और आपको परेशान कर देगा। तो जानते रहिएगा कि 1 लीटर कुछ और नहीं, 1 डेसीमीटर क्यूब के ही क्या हो जाता है बेटा, बराबर हो जाता है। ऐसे बहुत तरह के कन्वर्जन कर सकते हो। आप जानते हैं कि 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और यहां से अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, इसी को फिर से उठा लीजिए। अगर मैं लिखूं इधर कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर का क्यूब लिख दूंगा, या 1000 सेंटीमीटर यानी 1000 इंटू 1 सेंटीमीटर का क्यूब, एंड एट द प्लेस ऑफ 1 सेंटीमीटर वी कैन रिप्लेस 1/100 मीटर, एंड हियर वी कैन पुट दिस 1/100 मीटर, क्यूब कर देंगे तो दिस इज नथिंग बट 10 की पावर 3 इंटू दिस इज नथिंग बट 10 की पावर 6 मीटर क्यूब। कटेगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3 मीटर का क्यूब। यानी कि 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होता है। इसी को दूसरे तरीके से बोलूं तो बोल सकता हूं कि 1 मीटर का क्यूब बराबर 1000 लीटर के होता है। इस तरह से जो कन्वर्जन होते हैं, हम अपने पुराने दिनों में बचपन में जब 4th, 5th, 6th, 7th क्लास में आते हैं तो ये सारी चीजें हमें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन हमको उस समय ध्यान नहीं दिया जाता है। इस समय इसलिए हम इन चीजों को इस समय अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। आगे अगर अब मैं पिछली बात में आऊं तो तुम समझ गए कि देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन 10 लीटर एंड 10 डेसीमीटर क्यूब। Both are same because 1 liter is always equals to 1 डेसीमीटर क्यूब। अगर इसमें कई तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर इसमें ऐसे पूछ ले कि कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अगर आपसे कहे कि कैल्शियम कार्बोनेट का 150 ग्राम है और 100% डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो बताओ इसका कितना डेसीमीटर क्यूब बन के तैयार होगा।
फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। आपसे कह रहा है कि इसका 150 ग्राम हो तो बताओ इसके कितने डेसीमीटर क्यूब बनेंगे। तो फिर से हम बहुत इजीली निकाल लेंगे, मोल निकालेंगे। हम जानते हैं व्हेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज गिवन इन ग्राम देन मोल इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। 1.5 मोल आ गया कैल्शियम कार्बोनेट का। यूनिट ये स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन बोलता है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। देख लीजिए, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है। फर्दर हम यूनिटरी लॉ में जाएंगे, 1.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से बनेगा कितना, 1.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। एंड 1.5 मोल मतलब 1.5 इंटू 22.4 लीटर, क्योंकि 1 मोल में कितने लीटर होते हैं 22.4, तो 2 में कितने होंगे 2 इंटू 22.4, 3 में कितने होंगे 3 इंटू 22.4, तो 1.5 में कितने होंगे 1.5 इंटू 22.4 liter. And we know that 1 liter is equals to 1 decimeter cube, means we can also write this like 1.5 into 22.4 decimeter का क्यूब। अब कार्बोनेट में अगर मेरे पास कुछ बताने को है अच्छा आपके लिए, तो यही एक बात है बेटा कि जो सिल्वर का कार्बोनेट होता है ना Ag2CO3, इसको जब हम हीट करते हैं तो आप जितने मेटल कार्बोनेट जानते हो, चाहे वो कैल्शियम का हो चाहे वो मैग्नीशियम का हो, वो तो टूट करके क्या दे देता है मेटल ऑक्साइड, और क्या दे देता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन सिल्वर का कार्बोनेट ऐसा नहीं करता है। सिल्वर का कार्बोनेट जब टूटता है तो ये सिल्वर बनाता है फ्री, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी बनाता है। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों का भी जवाब मेरे पास है। आपको मैं पढ़ाऊंगा एलिंघम डायग्राम। एलिंघम डायग्राम से ये बात पता लग जाएगा कि सिल्वर का जो ऑक्साइड होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल है तो ये हाई टेम्परेचर पे बनता नहीं है, ये जो है डिकम्पोज कर जाता है, टूट जाता है, किसमें कार्बन डाइऑक्साइड में और किसमें ऑक्सीजन में। तो याद रखिएगा कि सारे मेटल कार्बोनेट टूट करके क्या देते हैं मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। बट इन केस ऑफ सिल्वर it will not decomposes into silver oxide and carbon dioxide, even it will decomposes into free silver and carbon dioxide and oxygen। अब इसमें कई तरीके से क्वेश्चन दे सकता है, और आप उन सारे क्वेश्चनों को प्रीवियसली जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा इसको आपको ये मान करके कि आपके पास दिमाग है बताता हूं कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, इसका मास दे देगा तो क्या क्या पूछ सकता है, एक तो इसका मास पूछ सकता है, इसका मास या वॉल्यूम पूछ सकता है, इसका भी मास या वॉल्यूम पूछ सकता है, और इसका ठीक उल्टा, यानी कि इसका मास या वॉल्यूम दे दे, इसका मास पूछ ले, इसका मास या वॉल्यूम दे दे, इसका मास पूछ ले, या इसका मास और वॉल्यूम दे करके इसका मास पूछ ले। इन्हीं तरीके से यानी मास और वॉल्यूम में ही ये घूमेगा, और उसमें सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना है जो हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया। ध्यान रखने वाली यही बात है कि सिल्वर का जो है मेटल ऑक्साइड नहीं बनता। और चलिए एक क्वेश्चन और याद आ रहा है तो उसको भी कंसीडर कर देते हैं। मान लीजिए कि कहता है कि SOX एक गैस है, इसका अगर मैं 5.6 लीटर ले लूं एट STP पर, तो इसका जो मास था वो आया 16 ग्राम। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? चलो भैया देखते हैं। हम जानते हैं कि मोल की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा 5.6 अपॉन 22.4, यानी कि 1/4 मोल आ जाएगा SOX। और हम जानते हैं कि मोल क्या होता है, मोल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्यों लगाया, क्योंकि मास ग्राम में दिया है। तो मोल कितना आ गया 1/4, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम कितना पता है 16, और मोलर मास कितना हो जाएगा सल्फर का 32 प्लस X इंटू ऑक्सीजन का कितना हो गया 16। मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ 32
प्लस 16x इक्वल्स टू 64। तो 16x कितना आ गया 32 और यहां से x कितना आ जाएगा 2, means the value of x is nothing but 2 and this gas is nothing but sulfur dioxide। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मेनली जो मेरा टारगेट आपको समझाना था वो ये बात बताना था कि बेटा जो STP पर अगर कभी भी वॉल्यूम दिया गया रहेगा तो वहां मोल निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ 22.4 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। एक और काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको पूछेगा बार बार, जैसे कि KClO3, ये KClO3 जब टूटता है हीट करने पे ये KCl बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। बैलेंस करने के लिए यहां ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट वही है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि बताओ कि 5 लीटर या 5 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन बनाने के लिए इसका कितना ग्राम चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, वही पुराना मेथड। हम जानते हैं कि 2 मोल KClO3 से बनता है कितना, 3 मोल बनता है, कौन, ऑक्सीजन। 3 मोल का मतलब कितने लीटर, 3 इंटू 22.4 लीटर O2 बनता है। अब इसका यानी 1 लीटर कितने मोल से बनेगा, 1 लीटर O2 बनेगा 2/3 इंटू 22.4 मोल KClO3 से बनेगा। तो 1 लीटर तो कह नहीं रहा है, 5 लीटर कह रहा है। तो 5 लीटर O2 कितने से बनेगा, 2 इंटू 5 यानी 10/3 इंटू 22.4 मोल KClO3 से बनेगा। अब हमारा क्वेश्चन उसका ग्राम पूछ रहा था, ना कि मोल, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मोल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, यानी मोल पता है, मास चाहिए तो क्या कर दोगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई। तो मोल कितना है 10/3 इंटू 22.4 और मोलर मास इसका लगभग 122.5 आता है, मुझे तो याद है, आप निकाल लेना। इसका क्या कर दोगे 35.5, इसका 39 और इसका कितना हो जाएगा 16 इंटू 3, तो लगभग 122.5 आता है। दिस इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। इस तरह के क्वेश्चंस को घुमा फिरा के आपसे पूछेगा। और एक तरीके का क्वेश्चन पूछता है आपसे कंबशन का। कंबशन का क्वेश्चन भी कोई बहुत दमदार नहीं है, आप इतना जानते रहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हम जलाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, एल्केन स्पेशली इथेन को जब जलाया जाएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपसे पूछ लेता है, मान लीजिए कि C6H6 का कंबशन कराते हैं, कंबशन कराएंगे तो ये नॉर्मल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और क्या बन जाएगा, वाटर। कार्बन को बैलेंस किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन को किया तो 3 से, 6 2 जा 12 और 3 15, तो यहां कर दिया 15/2। दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। आपसे पूछेगा कि बताइए कि मान लीजिए क्या देता है कि 3 मोल C6H6 के कंप्लीट कंबशन से कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और कितना ग्राम वाटर बनेगा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम जानते हैं कि 1 मोल C6H6 से बनता है 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो 3 से कितना बनेगा, यूनिटरी लॉ यूज करो, 3 मोल से कितना बन जाएगा 18 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक बात बताने चल रहा हूं जो मैं डायरेक्ट करूंगा, या ध्यान से देखना, मोल है ये होता है अकॉर्डिंग टू मेथड 1 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। अब इन दो शब्दों को ध्यान से सुनना क्योंकि अब मैं इसको शॉर्टली यूज करूंगा। मोल दिया है और मास चाहिए तो मोलर मास से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। दूसरा जो आपके पास केसेस बार बार मिलेगा वो दिया रहेगा, मास दिया है
मोल चाहिए तो क्या कर दूंगा, मोलर मास से डिवाइड। फिर से सुन लो, मोल दिया है, मास चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, मास दिया है, मोल चाहिए, डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मुझे ज्यादा नाटक नहीं करना है, धड़ से आंसर लिख देना है। मास चाहिए इसका 18 डिवाइड बाय मोलर मास, इट इज नथिंग बट 44। दिस इज द आंसर। एंड सिमिलरली फॉर द हाइड्रोजन, इसके 1 से इसका 3 बनता है, 3 से इसका 9 बनेगा फॉर द वाटर। तो 9 मोल वाटर मतलब कितने ग्राम, 9 into 18 ग्राम। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। केस 3 के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।